Everyone, and welcome to this session today. Uh, we have amongst us Sri Harjeet Singh Jaspal, Learned Secretary, DLSA North District. I'll request him to please deliver the keynote address for today's session. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मेंबर्स ऑफ महिला पंचायत हमारे बहुत ही मैं कहूँगा कि हमारी डीएलएसए की नींव है। हम डीएलएसए में कोई भी अगर सफल कार्यक्रम कर पाते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम जन जन से जुड़ पा रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल पर जा पा रहे हैं या आम जनता की कोई मदद कर रहे हैं, उनकी समस्या को निवारण कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा हाथ या महत्वपूर्ण कंधा मैं कहूँगा आप ही लोग हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज जुड़ पा रहा हूँ, आपके मुखातिब हूँ, आपसे आपको एड्रेस कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम नबीला वली और मैडम शीतल चौधरी का कि मुझे ये अवसर प्रदान किया गया। आज का टॉपिक, आज का जो हम विषय जिस पर चर्चा करेंगे वो है हमारे मौलिक अधिकार और हमारी मौलिक कर्तव्य, हमारे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो भारत का संविधान जब देश आज़ाद हुआ तो ये डिसाइड किया गया, ये हमारे संविधानकर्ताओं ने ये ठीक समझा कि एक व्यक्ति विशेष या एक परिवार या एक कोई सरनेम देश को नहीं रूल करेगा, देश पे राज नहीं करेगा। देश को राज करने के लिए एक कानून होना चाहिए, एक ऐसा कानून जो इतना अटल हो कि आसानी से उसको बदला भी नहीं जा सके और इतना पूर्ण हो कि भारत के हर नागरिक की जरूरत को वो एड्रेस कर सके, उसका निवारण कर सके, उसका हर प्रॉब्लम का इस कानून के पास सोल्यूशन होना चाहिए। ये ऐसा कानून हो जिसके लिए सब सामान्य हो, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं हो। मैं राजा का बेटा हूँ या मैं एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ या मैं एक और किसी आम किसान का बेटा हूँ। हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर जाति विशेष इस कानून के लिए समान हो। तो ऐसा कानून हमने बनाया जिसको हम आज भारत का संविधान कहते हैं। भारत का संविधान अगर मैं कहूँ तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर डॉक्यूमेंट है, अपने आप में पूर्ण डॉक्यूमेंट है, इकलौता ऐसा डॉक्यूमेंट है पूरे विश्व भर में जो इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन, अगर हम बात करें इंडिया में तो हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूं तो हिंदू क्या है, यही डेफिनेशन अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एक आदमी जो शायद कश्मीर में हिंदू है, उसको शायद केरला में या तमिलनाडु में या किसी और राज्य में अलग नाम से जाना जाए। एक हिंदू की डेफिनेशन, एक ब्राह्मण डेफिनेशन, एक तमिलियन ब्राह्मण और एक कश्मीरी पंडित बिल्कुल अलग अलग। तो ये भारत के संविधान की खूबी या खूबसूरती या सुंदरता देखिए कि इतनी डाइवर्सिटी के बाद, इतनी भिन्नता के बाद भी ये पिछले 75 सालों से बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और हमारी सारी जरूरतों का आंसर करता है। चाहे क्रिमिनल लॉ हो, चाहे सिविल लॉ हो, चाहे महिलाओं के अधिकार हो, चाहे पुरुषों के अधिकार हो, बच्चों के अधिकार हो या ट्रांसजेंडर्स के अधिकार हो, ये हर एक समस्या को या हर एक स्थिति का निवारण करके उसके ऊपर उचित निर्णय होना चाहिए, उचित डिसीजन होना चाहिए या क्या होना चाहिए उसके बारे में बताता है। यही हमारा भारत का संविधान, ये भी हमें कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा कहा जाता है कि अगर मैं एक कहावत बताऊं कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की लैंग्वेज में, तो कहा जाता है कि एक एनिमल या एक जानवर में और एक इंसान में क्या फर्क है कि इंसान के पास मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार ही हैं जो हमें सोशल एनिमल से सोशल एनिमल बनाते हैं, एक जानवर से हमारे सामाजिक पशु जिसको हम कहते हैं वो बनाते हैं। तो ये हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, इनके ऊपर चर्चा करने के लिए डिटेल में मैडम नबीला वली और शीतल चौधरी मैडम हैं, हमें बताएंगे। उसी तरीके से हमारी मौलिक कर्तव्य भी हैं। 42nd अमेंडमेंट था, 1976 में आया था। उससे पहले हमारे पास सिर्फ अधिकार हुआ करते थे, कर्तव्य नहीं थे। ऐसा माना जाता था कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार, अपना हक जताने का राइट है, वो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जा सकता है अपने राइट के लिए, लेकिन कोई दायित्व नहीं है। तो ऐसा माना गया, ऐसा समझा गया कि अगर मेरे अधिकार है तो मेरे कुछ दायित्व भी होने चाहिए। तो स्वतंत्र कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा कि नहीं, जैसे रशिया का मॉडल है, रूस का मॉडल है, वहां पर हर व्यक्ति के अगर कुछ अधिकार है तो देश के प्रति दायित्व भी है। अगर मैं ये कहूंगा कि सरकार मुझे मुफ्त
कानूनी सहायता देगी, या मुझे मुफ्त एजुकेशन देगी, या मेरा जीने का अधिकार है, मेरा धर्म का अधिकार है, या मुझे अधिकार है कि मैं किसी रैंडमली किसी को टैक्सेस नहीं पे करूं, तो उसी तरीके से मेरे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। कर्तव्य कैसे? ऐसे कर्तव्य जो हर नागरिक के लिए समान है, जैसे कि देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना। हमारे भारतीय मूल्य जिनके ऊपर हमें आज़ादी मिली, उनका हमें सम्मान करना है, ये हमारा कर्तव्य है। हमारे कर्तव्य कुछ कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके उनको करना है, जैसे कि ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है। अगर एग्जाम्पल से बात करूं तो इजराइल में एग्जाम्पल, हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी है कि 4 साल आपको सेना में या मिलिट्री में आपको सर्विस देनी ही देनी। आप डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, आर्टिस्ट या फिल्म मेकर, कुछ भी बनना चाहें, आपको 4 साल फौज में काम करना ही है। ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। तो क्या भारत में ऐसा कुछ है? नहीं। मैं वापस से उसी बात का पे जोर देना चाहूंगा कि भारत का संविधान हर व्यक्ति के इच्छा का, हर व्यक्ति के सेंटिमेंट्स का, हर व्यक्ति की चॉइस का सम्मान करता है। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो ऐसे डिजाइन है, ऐसे बनाए गए हैं कि आपको किसी तरीके से विवश नहीं किया जा सकता कोई भी काम। ये एक ऐसा है कि देश की सेवा हम कह सकते हैं, या देश का सम्मान कह सकते हैं। तो क्या हमारे मौलिक कर्तव्य हैं और क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनके ऊपर आगे चर्चा करने के लिए हमारे सेक्रेटरी मैडम नबीला वली और मैडम शीतल चौधरी हैं। ये सेशन क्यों स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए या महिला पंचायत के सदस्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है, मैं उस पर भी चर्चा करना चाहूंगा। आप, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, जब हम बात करते हैं ग्रास रूट की, एक ऑफिस से लेकर उस बस्ती तक, उस कॉलोनी तक, उस चौपाल या पंचायत तक जहां पर असली में समस्या हो रही है, तो क्या कनेक्शन है डीएलएसए का? आप कनेक्शन है। तो चाहे फंडामेंटल राइट हो या महिलाओं के कोई इशू हो, चाहे SC/ST एक्ट के ऊपर बात करनी हो या राइट टू एजुकेशन के ऊपर बात करनी हो, आप ही वो कड़ी हैं जो थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलती हैं। तो ये थ्योरी चाहे फंडामेंटल राइट हो, या थ्योरी फंडामेंटल ड्यूटीज हो, या FIR रजिस्टर कराने से लेकर महिलाओं का शोषण हो, आप हमारा वो लिंक है। तो अगर हम बात करते हैं महिलाओं के मुद्दों के ऊपर, या डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, या दहेज प्रथा के ऊपर, तो हमें ये बात करनी भी जरूरी है। अगर हमारी महिलाओं को ये बताना जरूरी है कि दहेज लेना पाप है, तो हमारे बच्चों को भी ये बताना जरूरी है कि हमारे मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार क्या है। और वो कौन बताएगा? आप, हमारे महिला पंचायत के सदस्य। On this note, I would request Madam Nabila Wali to kindly take over. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू हरजीत सर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने आज के शो के जो पर्पस है हम सभी के सारे महिला पंचायत के मेंबर्स से बात करने का और इस टॉपिक पे चर्चा करने का, वो बहुत खूबसूरती से दर्शाया। Himani, I'll request you to share the PowerPoint presentation so that we can begin the discussion. तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है हमारे मौलिक अधिकार और उनका सामाजिक महत्व। क्या हाँ, आपको क्या हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, शायद आप इन के बारे में जानते भी होंगे, और बट इनका क्या महत्व है और क्या क्यों ज़रूरी है हमें इनका महत्व समझना, और साथ ही साथ ये जानना कि इन मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमें हमारी जो ड्यूटीज़ है, जो कर्तव्य है, हमें उनका भी ख्याल रखते हुए आगे इस देश के हित में काम करना है। तो पहले ये जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हम सारे नागरिकों को इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कुछ राइट्स देता है, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। और 6 तरीके के मौलिक अधिकार ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। नेक्स्ट स्लाइड है मानी। पहला जो अधिकार है
समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का निषेध, मतलब कोई भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे उसके धर्म के या जाति के या उसके जेंडर के, उसके कास्ट के, या वो कहाँ पैदा हुआ है, डोमिसाइल के, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, और सभी लोगों को सामान्य तौर पे हर तरीके की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आप सभी लोगों को ये हक है कि आप बिना किसी भेदभाव के किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी किसी भी ग्राउंड पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये आपका राइट जस्टिफिएबल भी है, आप कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो सेकंड राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की वाक स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा अपने मत और विचार को बिना प्रतिशोध, अभिवेचन या डर के प्रकट पर पाने की स्थिति। यानी कि आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के आप अपनी जो भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप संघ की स्वतंत्रता का अधिकार है हमें, यानी कि राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, आप राइट टू मूवमेंट है, राइट टू रेसिडेंस है, कहीं आना जाना, जहां आप रहना चाहते हैं, राइट टू रेसिडेंस, और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, यानी कि कोई भी आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी अपनी जीवनी कमाने के लिए कोई भी ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं, कोई भी प्रोफेशन प्रोफेस करना चाहते हैं, ये सारे राइट्स हैं जो हमारा संविधान हमें देता है। नेक्स्ट, right against exploitation and prohibiting all forms of forced labor, child labor and traffic in human beings, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हर मनुष्य, हर नागरिक हमारे देश में उसको ये हक है, उसको ये अधिकार है, ये राइट मिला है कि किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठा सकता है। कोई भी उससे ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं करवा सकता, बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवा सकता, और ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स जो एक दुर्भाग्य से बहुत ही कॉमन है अभी भी हमारे देश में। छोटे बच्चों को, महिलाओं को अभी भी बहुत सारी ऑफेंसेस के लिए ट्रैफिक किया जाता है, चाहे उन्हें कहीं चाइल्ड लेबर करवाना हो, बाल मजदूरी करवानी हो, या महिलाओं को इधर से उधर लेके जाया जाता है फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, या फिर उन्हें कई बार बहुत ही ज़्यादा उम्र के लोगों से शादी करवाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य लिया जाता है, लेकर जाया जाता है। तो इन सारे शोषणों के विरुद्ध अधिकार है हर व्यक्ति का कि वो अपनी आवाज़ उठाए अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सारे अधिकारों के तहत, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे भी लॉज है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, आप आवाज़ उठा सकते हैं। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम सभी लोग यहाँ पे विभिन्न धर्मों को प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि हमारे कीनोट स्पीकर ने भी अभी हमें बताया था, और हम सभी के पास ये अधिकार है कि हम अपने फ्रीडम, हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सके, प्रैक्टिस कर सके और प्रोपोगेट कर सकें। धार्मिक स्वतंत्रता जिसे कहते हैं उसको, बट हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे पास ये राइट है तो एक ड्यूटी भी है कि हम ये सब करते हुए हम किसी और मनुष्य को, किसी और नागरिक को या किसी और धर्म के व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं या उसको किसी प्रकार का ठेस ना पहुंचे। इसके अलावा वापस जाएंगे एक बार, जो हमारा नेक्स्ट राइट है वो है राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। हमारे देश में जो विभिन्न राज्य हैं और विभिन्न तरीके के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हम लोग बोलते हैं, अलग अलग कल्चर है, खाने पीने के तरीके अलग हैं, शादी ब्याह के तरीके अलग हैं। तो उन कल्चर को प्रिजर्व करना, उस लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, ये भी एक हमारा अधिकार है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना
और उसके लिए वो कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स लेना, ये सब हम भारत के नागरिकों के अधिकार है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं इस तरीके से कि जिससे वो हमारा कल्चर प्रिजर्व हो, हम अपनी लैंग्वेज को आगे लेके जाएं, हमारा जो कल्चर है या हमारे जो राइट है माइनॉरिटीज़ के, वी कैन प्रोटेक्ट देम। नेक्स्ट जो राइट है, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, एक बार वापस जाएंगे, उन सभी को संवैधानिक उपचार का अधिकार जिसे कहते हैं, कि ये जो जितने भी राइट्स हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स। यानी कि अगर आपको ये अधिकार मिले हैं तो इसी संविधान ने आपको ये एक उपाय भी दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का ये अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में आप एक रेमेडी पा सकते हैं। संवैधानिक उपचार है आपके पास अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो कुछ अधिकार है हमारे, ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। हमने बहुत सारे अधिकार डिस्कस किए, तो कुछ अधिकार तो चाहे वो भारत के नागरिक हो या ना हो, सबके लिए अप्लाई होते हैं। बट क्योंकि आज हमारा जो डिस्कशन है और जो ऑडियंस है वो महिला पंचायत मेंबर्स हैं जो कि काम करते हैं कम्युनिटी लेवल पे हम भारत के नागरिकों के लिए, तो ये जानना ज़रूरी है कि ये जो कुछ राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं। किसी फॉरेनर को ये राइट्स नहीं ग्रांट करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। और वो राइट्स हैं आर्टिकल 15 में, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। ये जैसे कि मैंने भी आपसे डिस्कस किया था कि धर्म के, जाति के या किसी के प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे इन सारे एम्प्लॉयमेंट में इन सारे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। उसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, संघ का अधिकार, और कहीं पे भी आने जाने का अधिकार, सेटल होने का अधिकार, ये कुछ अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं। लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का भी अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही है। और इसी के साथ साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का भी अधिकार माइनॉरिटीज के लिए सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही है। नेक्स्ट, क्योंकि आज की जो हमारी ऑडियंस है वो महिला पंचायत के मेंबर्स हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कुछ ऐसे राइट्स डिस्कस करें जो कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड हैं और वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और लॉ फॉर वुमेन, ये एक ऐसा अधिकार है जो हालांकि सभी को प्राप्त है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो। बट इक्वालिटी बिफोर लॉ, हम लोग अगर महिलाएं देखा जाए तो महिलाओं ने काफ़ी इंस्टेंसेस में आर्टिकल 14 का यूज़ करते हुए अपने अधिकारों की प्राप्ति करी है। बहुत सारे ऐसे केस लॉज है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 14 के तहत ये एक महिला का अधिकार है और महिलाओं को इस बेसिस पे कि वो सिर्फ एक महिला है, इस बेसिस पे उसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या विभेद नहीं किया जा सकता। उसके अलावा आर्टिकल 15 है जो ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसके सेक्स के बेसिस पे, यानी कि उसके जेंडर के बेसिस पे आप उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और इसी आर्टिकल के तहत और बाकी सारे लॉज बने हैं हमारे कंट्री में जो प्रोटेक्ट करते हैं और महिलाओं को काफ़ी सारे अधिकार दिलाते हैं। वो क्या अधिकार क्या हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आर्टिकल 39A है जिसमें ये संविधान ये कहता है कि जो राज्य है वो ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिसमें मेल और फीमेल, यानी कि महिला और पुरुष दोनों को अपनी जीवनी चलाने की, अपने लाइवलीहुड कमाने की अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। और साथ ही साथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी महिला हो या पुरुष हो, एक तरीके के काम के लिए, सामान्य काम के लिए आपको
एक ही तरीके का वेतन मिलेगा। उस वेतन में कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता इस बेसिस पे कि आप महिला हैं। इसके अलावा टू प्रमोट जस्टिस ऑन बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A जिसे हम कहते हैं। और आर्टिकल 39A के तहत ही जैसा कि अभी आप सभी लोग शायद जानते भी हैं ऑलरेडी कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो जितनी भी लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं हमारे कंट्री में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के अंतर्गत हम हर महिला को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। तो चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बुजुर्ग हो, यंग हो, हर महिला को ये हक है कि वो फ्री लीगल एड पा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा आर्टिकल 42 है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो ये कहता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो ऐसी कंडीशंस, क्योंकि हम लोग सब समझते हैं कि अगर महिलाएं हैं कोई, तो कई बार महिलाओं की बहुत सारी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कई बार जब एक महिला एक शिशु को जन्म देती है तो उसे उसकी देखभाल करने के लिए घर पे रुकना पड़ता है। और इसी के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, प्रोविज़न है कि कोई भी जहाँ पे भी महिलाएं काम करती हैं, कोई भी प्लेस ऑफ वर्क पे, जो हमारा स्टेट है, जो राज्य है, वो ऐसे प्रोविजंस बनाएगा जो जहाँ पे महिलाएं आसानी से काम कर सके और साथ ही साथ उनको मैटरनिटी रिलीफ भी मिल सके। उसके साथ साथ राज्यों की ये जिम्मेदारी भी है कि वो एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, महिलाओं के एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे एंड किसी भी तरीके के इनजस्टिस से उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। एक और जिम्मेदारी है स्टेट की, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल। इसके साथ साथ एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो ये कहता है कि 1/3 सीटें, यानी कि 1/3 सीट्स जो हैं, वो महिलाओं के लिए, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, वो रिजर्व रहेंगी पंचायत इलेक्शंस में। और ये जो सीटें हैं, ये रोटेशन वाइज एलोकेट होती हैं। उसके अलावा 1/3 सीटें जो हैं, वो ऑफिसेज में, चेयरपर्सन्स के ऑफिसेज में पंचायत लेवल पे रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए। साथ ही साथ 1/3 सीटें डायरेक्ट इलेक्शन के लिए, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन के लिए भी रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए। और इसके साथ साथ और भी जो कहीं पे अगर राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कर सकता है। नेक्स्ट। अच्छा, कुछ लॉज हैं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, उसके बाद एक कुछ लॉज बनाए गए हमारे देश में, जो कि महिलाओं के हक, महिलाओं के अधिकार के लिए बनाए गए या और उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कानून बना, वो था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। आप सभी लोग इस विषय में काफ़ी काम करते हैं, खासतौर से महिला पंचायत, और आप सभी लोग जानते भी हैं, जब आप लोग डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस से रिलेट करते हैं, कि डाउरी डिमांड, दहेज की डिमांड ही सबसे बड़ा रीज़न होता है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस का या डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स का, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का। तो एक प्रोटेक्शन देने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया था, जो कि डाउरी देना और डाउरी लेना दोनों को ही पनिशेबल बनाता है। उसके साथ साथ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बनाया गया था। हम सभी लोग जानते हैं कि आज के डेट में भी कई राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों की, बच्चियों की संख्या बहुत कम है एज कंपेयर टू मेल्स। तो और बहुत से लोग अभी भी गर्भ के दौरान ही उन बच्चियों को
अगर उन्हें पता पड़ जाता है कि उनकी लड़की होने वाली है तो उन बच्चियों को मार देते हैं। इसलिए उनको बचाने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बनाया गया था। इस कानून के मुताबिक आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी डॉक्टर किसी भी महिला, गर्भवती महिला को ये नहीं बता सकता कि वो उसकी लड़की होगा या लड़का होगा, वो लड़की को जन्म देने वाली है या वो लड़के को जन्म देने वाली है। तो शिशु के जेंडर को बताना, लिंग को बताना एक पनिशेबल ऑफेंस है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। सो आप सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगी कि एज महिला पंचायत मेंबर्स आप इस चीज़ की भी जानकारी उन सारी महिलाओं को दें जो माँ बनने वाली हैं, ताकि उन्हें इस बात की जानकारी रहे कि जब वो किसी भी डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो वो या उनके फैमिली में कोई और व्यक्ति, उनके पति या माता पिता या कोई भी भाई बहन शिशु का लिंग, बच्चे का लिंग नहीं जान सकते। डॉक्टर से ना ही वो पूछ सकता है और ना ही डॉक्टर उन्हें बता सकता है। अब आगे चलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट पे। ये जो है कि हिंदू महिलाओं के लिए एक बहुत ही इसमें उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं इस एक्ट में। और अभी रिसेंटली एक जजमेंट भी आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे ये कहा गया था कि जो वुमेन है वो उनको प्रॉपर्टी में बर्थ राइट होगा उस प्रॉपर्टी में। एंड जो सेक्शन जो 2005 का जो अमेंडमेंट था उसके ऊपर वो नहीं डिपेंडेंट है, एंड दे हैव अ राइट टू दैट कोपासनरी प्रॉपर्टी सिंस द टाइम ऑफ देयर बर्थ। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक हमारा नेक्स्ट कानून है। और अगेन आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस को डील भी किया है। आप उन महिलाओं को हमारे ऑफिसेस भी भेजते हैं लीगल एड के लिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाते हैं DLSA डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, घरेलू हिंसा के ऊपर। तो ये घरेलू हिंसा को रोकने के लिए और जो महिलाएं इससे पीड़ित है उनको उनके राइट्स को, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है। इसके अंतर्गत आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत तरीके के मेंटेनेंस राइट्स भी एक महिलाओं को दिए गए हैं। सती प्रिवेंशन एक्ट, सती एक बहुत पुरानी प्रथा थी, अब शायद हमारे देश से खत्म हो चुकी है, बट इस प्रथा को खत्म करने के पीछे इस कानून का बहुत बड़ा रोल है, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। हम सभी महिलाएं अब आत्मनिर्भर हैं और अब अपनी जीवनी चलाने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग कहीं ना कहीं ऑफिसेज में काम करने चाहते हैं, चाहे वो पब्लिक ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो। तो एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, विशाखा वर्सेस स्टेट, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। उस जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद एक कानून बनाया गया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस, जिसमें कोई भी महिला अगर वो ऐसा किसी भी तरीके की शारीरिक शोषण से गुजरती है अपने काम करने के स्थान पर, तो वो इस कानून के अंतर्गत अपने एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी कंपलसरी है हर ऑफिस में होना। उस कमेटी को कंप्लेन कर सकती है और फिर एक प्रॉपर इंक्वायरी होती है, और इस इंक्वायरी के बाद जो भी एम्प्लॉय है, जो भी व्यक्ति है जो ये करने का दोषी है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और उसके अलावा क्रिमिनल एक्शन का तो जो राइट है वो वुमन के पास वो है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एक तरीके के काम के लिए दोनों को सेम तरीके का वेतन दिया जाएगा, इक्वल पे दी जाएगी
उनके वेतन में, उनके सैलरी में कोई भी अंतर नहीं हो सकता है, सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि वो महिला है, और या फिर इस ग्राउंड पे कि उनको मैटरनिटी राइट्स का बेनिफिट है, मैटरनिटी लीव का प्रोविजन है। इस बेसिस पे उनके साथ कोई भी वेतन में, उनकी सैलरी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ईव टीजिंग एक्ट बनाया गया था टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम ईव टीजिंग। ये बहुत ही अभी भी दुर्भाग्य से ईव टीजिंग बहुत ही एक कॉमन ऑफेंस है। अभी भी महिलाओं को, लड़कियों को किसी न किसी प्रकार की टिप्पणियों का या किसी न किसी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। इसी अ, महिलाओं को, लड़कियों को इस सबसे बचाने के लिए कानून बनाया गया था। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि जहाँ पे भी महिलाएं एम्प्लॉयड हैं उन्हें शिशु के जन्म के बाद मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी अगर प्रोस्टिट्यूशन के लिए या किसी भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए किसी भी महिला को इमोरली ट्रैफिक करता है तो उसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है। चाइल्ड मैरिज अभी भी हमारे देश में काफ़ी जगहों पर अभी भी होती हैं, होती आई हैं, और एक दोबारा से इट इज़ अ वेरी सैड ट्रूथ, एक बहुत ही अफसोसजनक बात है कि अभी भी लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है उनको माँ बाप जल्दी शादी कर देते हैं, इस चिंता से कि उनकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा या आगे उनकी सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा। या ये माना जाता है कि अभी अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है, लड़का मिल रहा है, आगे पता नहीं लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा। इस सोच से, इस बात से परेशान होके अभी भी लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में, और कई लड़कों की भी शादी 21 साल से पहले कर दी जाती है। इसी इस जल्दी शादी करने का आप सभी लोग जानते हैं, सारी महिला पंचायत की जो महिलाएं हैं, औरतें ये बात समझती होंगी कि जिन लड़कियों की शादी 13, 14, 15 वर्ष में करवा देते हैं माँ बाप, या शायद उससे कम उम्र में भी करवा देते हैं, उन लड़कियों को आगे बढ़ने की, आगे पढ़ाई करने की, आगे अपनी हेल्थ की, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, बल्कि उनकी पढ़ाई रुक जाती है, उनके शारीरिक तौर पे उनकी बॉडी काफ़ी सफ़र करती है, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट, फिजिकली वो उनकी बॉडी डेवलप नहीं होती है इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए। और इसी सब चीज़ों से को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बनाया गया था, सो दैट चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ हम लोग एक्शन ले सकें। नेक्स्ट, अब ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट्स थी फंडामेंटल राइट्स को कंसिडर करते हुए। तो फ्रांसिस कॉली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की इंजरी होती है, परमानेंट या टेम्पररी, एंड वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत वो कवर होती है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ, राइट टू लिम्ब, ये सब आर्टिकल 21 में कवर होते हैं। और कोई भी फिजिकल वायलेंस से सुरक्षा, प्रोटेक्शन, वो एक ऑफेंस तो है ही इंडियन पिनल कोड में, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी है, ये डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में भी आता है। बट ये राइट टू लाइफ में भी ये फॉल करता है। आर्टिकल 21 भी गारंटी करता है कि हर व्यक्ति को इस तरीके के फिजिकल, शारीरिक शोषण से या किसी भी तरीके की मार पिटाई से, खास तौर से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, यह अधिकार है कि वो अपने आप को बचा सके। राइट टू डिग्निटी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये
हर महिला, खासतौर से महिलाएं, क्योंकि आज हम सभी के बीच महिला पंचायत की मेंबर्स मौजूद हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, इमोशनल अब्यूज से, किसी भी तरीके के या सेक्सुअल अब्यूज से, कई बार काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं, काफ़ी सारी पत्नी, काफ़ी सारी औरतों को अपने हस्बैंड से इमोशनल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस तो फेस करना ही पड़ता है, बट साथ ही साथ सेक्सुअल वायलेंस को भी, सेक्सुअल अब्यूज को भी फेस करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में कहा था कि इस केस में कहा था कि किसी भी तरीके का सेक्सुअल वायलेंस जो है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में फॉल करता है। नेक्स्ट। अब जैसा कि मैंने कहा आपको कि राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, और बहुत ही ब्रॉड तरीके पे आर्टिकल 21 राइट्स को कवर करता है। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है, राइट टू शेल्टर। कहीं पे भी आपको कहीं पे भी रहने का अधिकार है, राइट टू लाइफ में ये कवर होता है। और साथ ही साथ इसमें इस वाले केस में ये माना गया था क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केस था, और ये केस मैंने इसलिए चुना क्योंकि ज़्यादातर केसेस महिला पंचायत डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को आप लोग डील करते हैं, कि इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, सेक्शन 6 है और सेक्शन 17 है, वो इस राइट को, राइट टू लाइफ और राइट टू शेल्टर को रीइंफोर्स करता है, यानी कि और मजबूत करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, राइट टू शेल्टर, जो कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, उसी राइट के तहत, उसी प्रोविजन जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बनाया गया है, हमें एक महिला को डीवी एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविजन दिया गया है कि वो अपने आप के लिए कि जहाँ पे भी उसे अकोमोडेशन उसके पास नहीं है तो उसको अकोमोडेशन के लिए उसके फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। उसके साथ साथ शेयर्ड हाउस होल्ड का भी कॉन्सेप्ट है। महिला को उस घर से निकाला नहीं जा सकता है इस बेसिस पे कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं है या उसके हस्बैंड के नाम पे नहीं है। तो ये सारे जो राइट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बनाए गए हैं, एक महिला को इस चीज से बचाने के लिए कि कहीं वो बेघर ना हो जाए, वो होमलेस ना हो जाए, उसके पास छत ना हो रहने के लिए। और ये सारी प्रोविजंस हमारे आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के राइट टू लाइफ से, आर्टिकल 21 जो हमें देता है, और राइट टू शेल्टर जिसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे राइट्स बहुत ही इंटर रिलेटेड हैं, जैसा कि हम समझते हैं कि तो ये एक महिला का जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, उसका एक हाउस होल्ड में रहना, एक छत के नीचे रहना, राइट टू शेल्टर सिर्फ डीवी एक्ट का राइट नहीं है, उसका संवैधानिक मौलिक अधिकार भी है। आर्टिकल 21 के तहत वो इस राइट को, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उसके पास, इस एक छत के नीचे रहने की, एक घर में रहने की। नेक्स्ट। फिर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जैसा कि मैंने अभी आप सभी लोगों से डिस्कस किया कि हम लोग कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट, आजकल औरतें आगे बढ़ रही हैं और अपनी जीवनी कमाने के लिए बहुत सारे ऑफिसेज में काम करती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। और जब वो बाहर काम करने चाहती है तो उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी, उनको सेक्सुअल अब्यूज से बचाने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ने तो राज्य पे दी है, बट उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं। ये जो केस है इसके फैक्ट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जो ये महिला है जो काम कर रही थी, आप सभी लोगों की तरह जैसे आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, सो बनवारी देवी जो एक लेडी थी, वो राजस्थान के एक जिले में एक वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, जो कि साथन के तौर पे वो महिला काम कर रही थी, जो कि चाइल्ड मैरिजेस को, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और कहीं पे भी अगर बाल विवाह हो रहा होता है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से कहीं एक जगह पे बाल विवाह होने वाला था और उस लेडी ने उसकी कंप्लेन करी, जिसके बाद जो हायर अथॉरिटीज हैं उन्होंने उसको उस वहाँ पे जाके उस बाल विवाह को रोकने की कोशिश करी गई। उसके बाद जो वो फैमिली थी, उस फैमिली के मेंबर्स ने
उस महिला का बॉयकॉट किया, जिसकी वजह से उसकी नौकरी तो चली गई, बट उससे उस समुदाय के लोगों ने उससे बदला लेने के लिए उसके साथ गैंगरेप किया था। और फिर वहाँ पे एक जो संस्था है विशाखा, उन्होंने इस महिला के लिए आवाज़ उठाई, एक वुमेन्स राइट ग्रुप थी विशाखा, और उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हर महिला के पास ये मौलिक अधिकार है कि वो कहीं पे भी काम करने जाए तो वो सेफ्टी से काम कर सके। उसने ये जो कार्य किया था अपने काम के तहत किया था, और अपने काम को अच्छे तरीके से आगे करने के लिए उसने ये आवाज़ उठाई थी। और आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 19 और 21 का इसमें जिक्र किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि ये बात सही है कि इन सारे आर्टिकल्स के अंतर्गत एक महिला का ये अधिकार है कि वो कहीं पे भी जाए तो वो सेफ्टी से अपना काम कर सके विदाउट फेसिंग एनी सेक्सुअल अब्यूज। और अगर वो कहीं सेक्सुअल अब्यूज फेस करती है तो उसका क्या तरीका है, उसकी रेमेडी क्या है। वो रेमेडी उस समय कोई कमेटी कुछ भी ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी जहाँ पे आप इस सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के खिलाफ आवाज उठा सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर काम करने के स्थान पे, हर ऑफिस में, हर वर्क प्लेस में एक ऐसी कमेटी बनेगी विशाखा गाइडलाइंस के मुताबिक, जहाँ पे कोई भी अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेस पे तो वो महिला जाके कंप्लेन कर सकती है। इसी के बाद ये जो हमने कानून का जिसका भी जिक्र किया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 2013, वो ये जो विशाखा गाइडलाइंस है, इन्हीं विशाखा गाइडलाइंस के बेसिस पे ये कानून बनाया गया था। नेक्स्ट। अब बात है ट्रांसजेंडर्स की। तो पहले हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी फॉर्म भरने चाहते थे या कहीं भी ऑफिस में नौकरी पाने चाहते थे या किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जाते थे तो सिर्फ 2 ही कैटेगरीज होती थी जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, या तो पुरुष या महिला, मेल या फीमेल। और कहीं पे भी आप किसी फॉर्म में भी जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं जो कि हमारे ही समाज का एक हिस्सा है, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता था कि वो मेंशन कर सकें कि वो ना ही मेल है, ना ही फीमेल है, ना ही पुरुष है, ना ही महिला है, बट वो एक थर्ड कैटेगरी ऑफ लोगों को बिलोंग करते हैं जो है ट्रांसजेंडर्स। और कोर्ट ने इसको रिकग्नाइज किया कि जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उनके क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं, उनका भी उतना ही हक है सारे मौलिक अधिकारों पर। और कोर्ट ने ना ही सिर्फ हमारे संविधान को बट काफ़ी सारे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो लॉज हैं, राइट्स एंड ट्रीटीज़ हैं, उनमें भी ये देखा कि ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और कोर्ट ने डायरेक्शन दी सारे स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जहाँ से हम ट्रांसजेंडर्स को सोशली और एजुकेशनली उनको आगे लेके आ सके, उनको रिजर्वेशन दी जाए एडमिशन में, पब्लिक जॉब्स में उनको रिजर्वेशन दी जाए। और साथ ही साथ जो फॉर्म्स है अब आप देखेंगे उनमें भी हर सरकारी फॉर्म में और प्राइवेट चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म हो, एक कॉलम होता है जब भी हम लोग अपना जेंडर मेंशन करते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स। तो वो जो कॉलम है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ऐड किया गया था। और इसी जजमेंट में ये सारे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स 14, 15, 16, 19 एंड 21 को कोर्ट ने रिकग्नाइज किया था एंड ट्रांसजेंडर्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करी थी। तो ये कुछ राइट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स हैं हमारे कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की, और ये जजमेंट्स बहुत विभिन्न तरीके के राइट्स को, अधिकारों को प्रोटेक्ट करती हैं। क्योंकि समय की कमी होने के वजह से मैं उन सारी जजमेंट्स को तो नहीं डिस्कस कर सकती हूँ, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी जो मुझे लगा आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, जिससे आप इस मैसेज को आगे बढ़ा सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे, और आप मौलिक अधिकारों के बारे में और साथ ही साथ कर्तव्यों के बारे में भी
आगे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक लास्ट जजमेंट जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। ये बहुत ही हाल फिलहाल की जजमेंट है और इस जजमेंट में कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के बारे में बात करी थी। 5 जजेस की पीठ थी और इस 5 में से 3 लोगों ने ये कहा कि जो ट्रिपल तलाक की प्रथा है ये बहुत ही आर्बिट्री है, बहुत ही एक तरफिया है और इससे जो मैरिटल टाइज हैं, जो एक शादी का जो बंधन है वो काफ़ी एक तरफिया हो जाता है और लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हुए उसे बहुत आसानी से ख़त्म कर देते हैं। तो कोर्ट ने इस तरीके के तलाक को वायलेटिव माना फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 14 के और कोर्ट ने इस तरीके के तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और इस प्रैक्टिस को आर्टिकल 14 के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और जितनी भी मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है इस जजमेंट के द्वारा। तो ये कुछ कुछ जजमेंट्स थी जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी और कुछ मौलिक अधिकार जो मैंने आपको बताए। अब अधिकारों की बात हो गई, हमारे कर्तव्य भी ज़रूरी है और जैसा कि कहा जाता है कि हर एक राइट के साथ एक ड्यूटी आती है, हर एक फ्रीडम के साथ एक अधिकार के साथ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो अब वो कर्तव्य क्या है उनको समझने के लिए मैं इनवाइट करूंगी हमारे बीच मौजूद मैडम शीतल चौधरी प्रधान को, जो कि सेक्रेटरी हैं DLSA साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की। सो थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी और अब हम मैम से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। Thank you so much, Nabila. I hope I'm audible now. Yes. Yes, ma'am. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शीतल चौधरी है। मैं नबीला मैडम की तरह सेक्रेटरी हूँ साकेत में, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। और हमारे बीच जितनी भी महिलाएं हैं अपना समय निकाल के हमारे बीच में आई हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मेरा प्रेजेंटेशन है बहुत छोटा सा होगा और बहुत रिलेटिव तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि इतने सारे मैम ने हमको अधिकार बताए हैं, कितने सारे अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिले, कितने सारे लॉ बने हुए हैं, कानून बने हैं और उन सब से हम लोगों को इतने सारे अधिकार मिले हैं। लेकिन साथ ही साथ हम में से किसी को नहीं भूलना चाहिए कि इन सब अधिकारों के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं और ये भी हमारे लॉ और प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे इतने सारे कानूनों में लिखे हुए हैं। तो कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में हमेशा इन अधिकारों के साथ इन कर्तव्य को भी हमको याद रखना है। तो हिमानी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार आप पीपीटी ऑन करेंगे, फर्स्ट पेज पे आइए। थैंक यू सो मच। तो आप सबका वेलकम है इस महिला पंचायत के छोटे से एक वेबिनार में। काश हम लोग आपस में मिलके ये बात कर पाते, लेकिन ऑफ कोर्स कोविड है, सारे घर में बैठे हैं, बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, तो साथ में एक छोटा सा ये इंटरेक्शन सिर्फ इसलिए है कि हम लोगों को अपने कर्तव्यों को याद रखना है, उन्हें भूलना नहीं है। हिमानी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो जैसे हिमानी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। या तो जो हमारे भारतीय मूल कर्तव्य जो हैं हमारे, इससे पहले वाली स्लाइड पे आइए पहले। हाँ जी। तो जो हमारे फंडामेंटल जैसे राइट्स हैं, ऐसे ड्यूटीज हमारे को हमारे संविधान में दी गई हैं और ये मैंने पूरी स्लाइड आप लोगों के लिए हिंदी में बनाई है, शायद मुझे लगा कि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे संविधान में हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें, ये हमारा सबसे पहला मौलिक राइट है। ठीक है, सबसे पहला हमको कर्तव्य क्या है कि जब हमारा राष्ट्रध्वज राष्ट्रध्वज फहराया जा रहा हो या राष्ट्रगान गाया जा रहा हो तो हमें उसके लिए आदर करें। तो आपने हमेशा देखा होगा और आपने हमेशा किया भी होगा, जहां तक मुझे लगता है, कि जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है तो हम सब सीधे खड़े हो जाते हैं और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि
वो आपके राष्ट्र को इज्जत देने का एक तरीका है। इसके लिए हम ये कहें कि मुझे नहीं खड़े होना है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो कानून आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो मौलिक कर्तव्य हमारे आर्टिकल 51A के अंदर हैं। 11 हमारे कर्तव्य हैं। उन 11 में से जितने भी हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उन सबको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। और ये मौलिक कर्तव्य हैं जिसमें 42nd अमेंडमेंट जैसे कि हरजीत जी ने बताया था उसके बाद ये 11 कर दिए गए थे और उसके बाद दोबारा संशोधन करके हमको और कर्तव्य के बारे में बताया था। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए हिमानी। आप ये सभी जानते हैं कि हमारे प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो वो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है और उन्हीं सब चीज़ों से हम इंस्पिरेशन लेते हैं अपने बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की और जानने की। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें हर जगह और फंडामेंटल राइट्स में हमें इक्वालिटी दी गई है, यानी कि बराबरी का हक दिया गया है, हमें फ्रीडम दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है बहुत सारे किस्म की। और इन सब के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखेंगे कि इस तरह से आर्टिकल 51A को पढ़ाया गया है और लिखा गया है ताकि लोग उसे समझ सकें। जब भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं हम इस फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर आपको इसलिए स्ट्रेस करते हैं ताकि जो आसपास के लोग जिनसे आप जुड़े हुए हैं, आप NGO से जुड़े हुए हैं, आप उन्हें समझा सकें कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे संविधान का हिस्सा है और इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। हिमानी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। तो जैसे मैंने आपको बताया वर्तमान में हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। अधिकार बहुत सारे हैं, कर्तव्य थोड़े से हैं हमारे। हमें बस उनको ध्यान से आगे चलने वाली जिंदगी में उसको चलाना है। तो सबसे पहला है संविधान का पालन करें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे लिए ग्रंथ की तरह है, उसका प्लीज सम्मान करें। उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान जो मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखें। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है हमारा वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। जो हमारा इंडिपेंडेंस, आप सब जानते हैं कि हमें कितनी मुश्किल से स्वतंत्रता मिली है, कितने सालों तक हमको अंग्रेज रूल करते रहे और किस तरह से हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने आंदोलन किए और उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली। तो उन सभी जो मॉरल हमें उस समय थे उनको हमें भूलना नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा कर्तव्य है भारत का प्रभुता, एकता और अखंडता। इसका मतलब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें कोई ऐसा काम, किसी ऐसे काम में अपने आप को नहीं उलझाना है जिनसे हमारे राष्ट्र को किसी भी तरह का नुकसान हो, चाहे वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है, चाहे वो देश के खिलाफ कुछ करना है या लोगों में भड़काना है। इस सब चीज़ों को आप में से किसी ने भी नहीं करना है और आगे जितने लोगों से आप मिले उन्हें समझाएं कि किसी भी इलीगल एक्टिविटी जिससे हमारे राष्ट्र को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व और भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश का वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसलिए हमें कोई भी काम जो हमारे आपस के मेल जोल को नहीं नुकसान पहुंचाता है या आपस में किसी भी तरह के मनमुटाव लाता है या स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है उसमें, इन सभी चीज़ों को हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये जो है मैं आपको थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। अभी हम एक बार देख लेते हैं कि किन चीज़ों पे हमें चर्चा करनी है। दूसरा है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। हमारी जो आजकल हम सभी को ये है कि हम फॉरेन कंट्री जाएंगे, दूसरे देश में जाकर उनके देश की चीज़ों को अपनाना चाहेंगे, अपने देश की बहुत सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो ये जो हम सोचते हैं ये हमारी सोच गलत है, क्योंकि अगर आप जानेंगे तो भारत में इतनी सुंदर हमारी प्रथाएं, इतनी अच्छी हमारी संस्कृति, संस्कार हैं जिन्हें हम आगे अपने बच्चों को दें तो वो बहुत अच्छा होगा। उनको भी पता चले कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी परंपरा क्या है, उनका महत्व क्या है। तो ये चीज़ों से हमें अपना जुड़े रहना चाहिए।
इसी तरह से हमारा अगला कर्तव्य ये भी है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, इवन जीव और संवर्धन करें और तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। चाहे वो एक पौधा हो, एक छोटा सा जीव हो, एक छोटी सी चींटी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें अपने आसपास के पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली जैसे शहर में जब हम रहते हैं तो कितने किस्म के पोल्यूशन हमारे यहाँ पर हैं। वायु पोल्यूशन है, झील में पोल्यूशन है। अभी आप सभी ने देखा कोविड के अंदर भी कितने किस्म के लोग प्रदूषण फैला रहे थे। इस तरह का कुछ भी काम जिससे हमारी प्रकृति को किसी भी तरह की क्षति होती है वो हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये भी है कि हमें साइंटिफिक टेम्परमेंट, जिसे कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमें हर चीज को समझने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अपनी प्रोडक्ट सोच जो है उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे शुरू में जब वैक्सीनेशन लगना शुरू हुआ कोविड के लिए, तो आधे से ज्यादा लोगों ने कह दिया कि हमें तो कोविड का वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है। इतनी सारी धारणाएं हमने बना ली, हमने दूसरे से सुनाई बातों के लिए हमने सब कुछ करना शुरू किया, जो कि बहुत ही गलत था। लेकिन अब दो लोगों के अंदर जागरूकता आई है और अब हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो हो। अब हम चाहते हैं कि हम हमारे घर में सबको वैक्सीनेशन लगे। तो ये जो साइंटिफिक अप्रोच है, अगर साइंस ने आपके लिए कुछ तरक्की के लिए कुछ चीज बनाई है तो उसको समझें और अपनाएं। और अगर आपका कोई साइंटिफिक या कोई समझदार तरीका है तो उसे दूसरों को बताएं। अब सबसे बड़ी चीज एक और जो हमारा कर्तव्य है, जिसे हम हिंदुस्तान में खास तौर से देखते हैं कि लोग बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितनी जगह आप देखेंगे जैसे लोगों को गुस्सा आया तोड़फोड़ मचाई और अपने ही टैक्स के पेमेंट से दिए हुए सामान को हम तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत है। ये चीज आपने मैं आगे अभी आपको आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगी कि आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग वायलेंट हो जाते हैं। जब किसान आंदोलन हुआ और 26 जनवरी को परेड थी और सभी किसान अंदर घुस आए थे दिल्ली के अंदर, वो भी सारे लॉज को तोड़ते हुए, और उन्होंने किस तरह से क्षति पहुंचाई हमारे लाल किले पे, तो वो एक बहुत ही गलत तरीका है, बहुत निंदनीय है। और हमें अपने लोगों को, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि बेटा ये सब चीजें गलत हैं और ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो एक और अधिकार हमारा कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे, प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इसीलिए हमारी बहुत सारी कर्तव्य में से कर्तव्य ये है कि हमें भारत को आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं लेके जाना है, उसे हर पल आगे बढ़ाते रहना है। और सबसे एक और कर्तव्य जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो माता पिता या संरक्षण हो, वह 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उसमें माँ बाप का कर्तव्य है कि उन सबको हम शिक्षा प्राप्त कराएं और उसका अवसर दें। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। तो ये जो हमारे कर्तव्य हैं, इनको एज पेरेंट्स हमें, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, कभी भी नहीं भूलना है। आपने देखा होगा कि अब मैंने आपको सबसे पहला जो जो आपकी ड्यूटी बताई है, वो इससे हमें पता चलती है कि जब भी राष्ट्र ध्वज फहराया जाए उसके लिए आप खड़े हों, ये खड़े होकर उसे सलाम करें। ये आपके देश का है, ये आपके लिए है, और आप अगर नहीं करेंगे तो दूसरा भी कोई व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करेगा। जो अगला हमारा राइट है, नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ जी, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। हाँ, भारत की प्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। सबसे बड़ी बात है, हमारा देश हमारे से पहले, हमारी जान हमारे देश के लिए होनी चाहिए। किसी भी वजह से अगर हमें देश में पुकार लिया जाए कि आपकी ज़रूरत है, तो हमें कभी पीछे नहीं हटना है। हमें सबसे पहले आगे रहना है अपने देश का कर्तव्य, देश को बचाने के लिए। और ये सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का काम नहीं है, ये हर व्यक्ति का काम है। इनफैक्ट अगर आप में से किसी ने पिक्चर देखी होगी तो एक पिक्चर अक्षय कुमार की है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हमेशा जब किसी भी तरह का त्याग करने की बारी आती है तो सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्यों होता है, पुलिस ही क्यों होती है, आम नागरिक क्यों नहीं करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है एज आम नागरिक समझने का कि यह आपकी भी कर्तव्य है कि कभी हमें पुकारा जाए अपने भारत के लिए तो हमें पीछे नहीं हटना है।
नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह के अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। शायद हम दिल्ली में रहते हैं तो हम इतना नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पे अभी भी स्त्रियों को वो दर्जा नहीं दिया जाता है, उनका शोषण होता है। तो हम में से किसी को भी अगर इस तरह की पहले चीज़ तो नज़र आती है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएं, उसका सहयोग करें। और एज महिला पंचायत आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना कमेंडेबल काम है जो कि आप ग्रास रूट लेवल पे जाके कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ बैठे शायद नहीं कर सकते, या आपके साथ ना जुड़े तो हम नहीं कर सकते। इसलिए डीएलएस से आपसे अपील यही करता है कि जो भी आप किसी तरह का स्त्रियों पे या किसी भी तरह का शोषण देखें तो हमारे पास जरूर आए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस तरह की स्त्रियों को बचाएं। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग या आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसलिए कोई भी ऐसा काम जिससे किसी भी स्त्री की बेइज्जती होती है या उसको अच्छे से नहीं ट्रीट किया जाता है, वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा हो तो प्लीज़ उसके लिए आवाज़ उठाएं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। एग्जैक्टली अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी छोटी छोटी जो परंपराएं हैं, हम उसे भूलकर वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहते हैं, और वही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी है। लेकिन सच तो ये है कि हमारी अपनी परंपरा, हमारे अपने जितने भी कानून है, कुछ भी परंपरा है, संस्कृति है, वो इतनी खूबसूरत है। आप अपने बच्चों को वो ज़रूर बताएं, आसपास लोगों को बताएं। अब पहले हुआ करता था, अब शायद वो चलन थोड़ा कम है कि बच्चों को डांस, म्यूज़िक, कथक नहीं सिखाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा बच्चों को एक ना एक चीज़ के अंदर ज़रूर डाल के रखें, जिससे वो बहुत अच्छा कुछ सीख सकें। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। हाँ जी, दूसरी चीज़ मैंने आपको अभी बताया था कि हमें अपनी प्रकृति, आप सभी जानते होंगे 5 जो तारीख आ रही है, आज 3 तारीख है, जो 5 तारीख आ रही है उस दिन एनवायरनमेंट डे है। उस दिन हम सब पौधे लगाएं, अपने आसपास सफाई रखें, किसी भी गंदी चीज़ को सड़क पे ना डालें, किसी भी तरह का पोल्यूशन ना करें। उस दिन अगर हमारी गाड़ी में कुछ खराबी है जिसकी वजह से धुआं निकलता है तो उसको साफ कराइए। तो सिर्फ उसी दिन नहीं, हमें हर दिन करना है, लेकिन एनवायरनमेंट को हमें, जो हमारी प्रकृति है उसको हमें हमेशा सुरक्षित रखना है, कभी भी भूलना नहीं है आपको, क्योंकि उसी से हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स उसी प्रकृति में रहेंगी जिसको हम छोड़ के जाएंगे। और अगर हम अभी उसको अच्छे से नहीं रखेंगे तो आगे भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है ये जो मैंने आपको बताई, एक चीज़ मैंने जो अभी आपको बताई थी, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए हिमानी। हाँ, कि हम, आपने देखा होगा ये सब तस्वीरें हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं जब कुछ तरह की घटना होती है जहाँ पे लोग जो हैं आतंकित हो जाते हैं और तोड़फोड़ मचाकर अपने ही प्रदेश की सारी चीज़ों को खराब करने पे आतुर हो जाते हैं। लाठीचार्ज हो, फिर गैस का वो हो, कहीं पुलिस को कुछ कुछ करना पड़ता है तब जाके वो शांत होते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को जब वो लोगों ने वो आंदोलन छोड़ के इस तरह की घटना करी तो कितनी सारी बसें जलाई। वही डीटीसी बस जिसमें हम बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो कि अब बहुत सुंदर हो गई थी और बहुत अच्छे से हमारी गवर्नमेंट उसको मेंटेन कर रही थी। कितनी सारी बसें उन्होंने तोड़ दी, कितने सारे ट्रैक्टरों को चलाकर काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाया। इस तरह की गतिविधियों में हमें, किसी भी गतिविधियों में अपने आसपास लोगों को बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। उनको प्लीज़ जागरूक बनाइए। और ये भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आप, कानून आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो इस तरह का काम ना करें जिसमें हमारे देश को किसी भी तरह की क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे हिमानी। मैंने अभी आपको बताया ये वाली जो राइट्स में आपकी जो अधिकार बता रही, जो ड्यूटीज बता रही हूँ, वो ये हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अब इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा सब लोगों के साथ रहता है तो बहुत कुछ सीखता है। अगर 6 से हमारा जो बच्चा है 14 साल के बच्चा अगर पढ़ाई
नहीं करवाएंगे तो वो आगे जाकर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। अभी बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है हमारे लिए, हम सभी जानते हैं कि घर में बैठकर बच्चे तंग आ चुके हैं, परेशान हो गए हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे अपील होएगी कि छोटे बच्चों को ज़रूर स्टोरी बुक्स पढ़ाएं, छोटी छोटी किताबें पढ़ाएं जिनसे उनका रुचि या इंटरेस्ट बने रहें। सोते समय पहले कहानियाँ सुनाई जाती थी, अब शायद माँ बहुत भूल चुकी हैं ये सब। तो वो छोटी छोटी कहानियाँ आप उनको पढ़ाइए, उन्हें समझाइए, उन्हें हमेशा याद रखेंगी। तो यही जो कर्तव्य हैं, जैसे हम अपने अधिकार नहीं भूलते हैं, नबीला मैडम ने बहुत सारे अधिकार आपको बताए थे, उसी तरह से प्लीज़ अपने कर्तव्य भी मत भूलिए। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करने लगेंगे, आसपास के लोगों को समझाएंगे, हम अपने बच्चों को घरों में बताएंगे, जहाँ हम काम करने जाते हैं वहाँ पे बताएंगे, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से हमारे आसपास के काम करने के तरीकों में बहुत फ़र्क आएगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जिस तरह से हमारे पास राइट्स हैं उसी तरह हमारी ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए हिमानी। और उन सभी राइट्स और ड्यूटीज़ के अंदर हमको बैलेंस बनाना है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से अपने आपने आज अपने अधिकार समझे, कितने सारे कानून में आपको अधिकार हैं, कितने सारे कानून आपके सामने खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं अगर आप परेशान हैं। तो इसी तरह से उस कानून को अपनाने के लिए आप प्लीज़ अपने कर्तव्यों का भी पूरा पूरा ध्यान रखें और उनमें बैलेंस बना के रखें। सिर्फ अपने अधिकारों के लिए ना लड़ें, अपनी ड्यूटीज़ और अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखें। यही मेरी तरफ से था। थैंक यू सो मच। नबीला, आर यू देयर? एनी क्वेश्चंस आपके कुछ हैं तो आप पूछ सकते हैं। We can't see the chats here, but I was just reading to a few other chats that our participants have put to know if we have any questions from them. So I think आपने बहुत ही सरल तरीके से मैम you've explained them the importance of duties also, कर्तव्यों का महत्व। तो इस सेशन को आप कंक्लूड करते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि जो आज का सेशन है उससे जो हमारी महिला पंचायत मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक हुई होंगी और कहीं ना कहीं उन्हें मौलिक अधिकारों का और हमारे कर्तव्यों के बारे में जानने का अच्छे तरीके से उन्हें समझने का मौका मिला। सो थैंक यू मैम एंड थैंक यू टू ऑल द महिला पंचायत मेंबर्स फॉर आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और आज इस सेशन में हम आप लोग ने बहुत अच्छे से पूरे सेशन को अटेंड किया एंड हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी नए सेशंस हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।